जानते हैं इंटीग्रेशन के बारे में। तो इंटीग्रेशन में हमें दो पार्ट्स पढ़ने हैं, एक इंडेफिनिट इंटीग्रेशन और एक डेफिनिट इंटीग्रेशन। अब बात करते हैं अगर हम इंडेफिनिट की, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, तो उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेंगे इंटीग्रेशन की। इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन फर्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग ये जान लें कि इंटीग्रेशन होता क्या है। तो इंटीग्रेशन क्या है, तो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन नोन एज इंटीग्रेशन। मीन्स इंटीग्रेशन क्या होता है, तो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस। इट मीन्स बिल्कुल उल्टा, ठीक है, अपोजिट जो हो उसे क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। यानी कि डिफरेंशिएशन के जो रिवर्स हो, जो अपोजिट वर्क करते हो, जो प्रोसेस होता है, उसी को हम लोग बोल लेते हैं इंटीग्रेशन, ठीक है। अब ये इंटीग्रेशन जो वर्ड है, इसके अलावा भी और भी नेम इसके होते हैं। जैसे हम लोग ने डिफिनीशन पढ़ा, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मीन्स व्हाट, मीन्स एंटी डेरिवेटिव। हम जो डेरिवेटिव बोल रहे हैं, रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंशिएशन का जो डेरिवेटिव निकाल रहा है उसका रिवर्स मीन्स एंटी डेरिवेटिव। तो इसका एक और नाम आ जाता है, क्या आता है, एंटी डेरिवेटिव। एंटी डेरिवेटिव। और इसके बाद भी एक नाम होता है, आप लोगों को नहीं पता है, और ये जो नेम होता है बहुत ही कम बच्चे जानते हैं और याद भी नहीं रहता है। बट याद रखिए, कभी कभी इस वर्ड पे क्वेश्चन आ जाता है। क्या होता है, प्रिमिटिव। क्या होता है, प्रिमिटिव, ठीक है। तो कभी कभी का इंटीग्रेशन ना बोल करके ये बोल देता है कि फाइंड प्रिमिटिव ऑफ द फंक्शन, ठीक है। फाइंड एंटी डेरिवेटिव ना बोल करके प्रिमिटिव बोल देता है, ठीक। इस पे कुछ क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे कि कैसे क्वेश्चन पूछता है, लेकिन पहले इन वर्ड पे देख लेते हैं ये क्या होते हैं। तो हमने जाना कि जो इंटीग्रेशन होता है वो रिवर्स प्रोसेस होता है। इसके और भी नेम हैं जिनसे हम लोग इसको जानते हैं, वो बैठा हुआ है एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव। इन दो नामों से भी हम लोग इंटीग्रेशन को जानते हैं। चलिए, ये था A1 नंबर। अब दूसरी बात करते हैं, इसमें दूसरा जो आता है वो बात कर लेते हैं हम लोग कि कैसे होता है। तो जैसा हम लोग ने जाना कि ये जो होता है रिवर्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशन, मतलब कि अगर कोई फंक्शन ले लेते हैं कोई fx, और इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। तो हम ये ले लेते हैं कि इसका जो डेरिवेटिव होगा वो कैपिटल Fx हो गया। मान लेते हैं कि कैपिटल Fx है इसका डेरिवेटिव। हाँ, एक काम करते हैं, हम fx ना लेकर के fx प्लस c ले लेते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि c जो है कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जो डेरिवेटिव होता है वो ऑलवेज जीरो होता है। कोई भी कांस्टेंट हो जाए, कांस्टेंट मतलब होता है, मीनिंग होता है अचर, उसका जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें तो क्या मिल जाता है, fx। तो अगर हम इस fx को, अगर ये एंटी डेरिवेटिव है मीन्स इसको इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिल जाता है, क्या मिल जाएगा, fx, कुछ fx मिल जाएगा ना। इट मीन्स जो fx हो गया, इसको अगर हम इंटीग्रेट कर दें ऐसे, तो हमें मिल जाता है fx प्लस c, ठीक है। बात समझ में आया, क्योंकि ये रिवर्स प्रोसेस हुआ तो इसको डिफरेंशिएट किए तो fx आया, तो इसको इंटीग्रेट कर दिए तो ये क्या आता है, fx प्लस c आ गया। ये c क्या है, c एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, डिफिनिट नहीं होगी, फिक्स नहीं होगी, कुछ भी हो सकती है। कि जो c है वो तो पहले तो c बी एनी कांस्टेंट,
सी कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, क्योंकि कांस्टेंट है तो इस कांस्टेंट का कुछ भी तो ले सकते हैं ना। कांस्टेंट का 2 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, 7 ले सकते हैं। मतलब ये जो सी है इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। इस सी के प्लेस पे कुछ भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 8 भी आ सकता है, -10 भी आ सकता है। मीन्स सी क्या है, सी नॉट डिफिनिट, यानी कि सी क्या है, इनडिफिनिट है। सी इज इनडेफिनिट। ओके, सी क्या हो जा रहा है, इनडेफिनिट हो जाता है, या हम लोग यूं बोल रहे हैं कि द वैल्यू ऑफ सी इज इनडिफिनिट, द वैल्यू ऑफ सी इज इनडेफिनिट, मतलब फिक्स नहीं है। तो ये जो आया इनडेफिनिट वर्ड, मतलब जो फिक्स नहीं है, सी की वैल्यू फिक्स नहीं हुआ, इससे ये क्लियर होता है कि जो इंटीग्रेशन आएगा वो भी क्या होगा, उसकी फिक्स नहीं होगी। इट मीन्स वो भी क्या हो जाता है, इनडेफिनिट आता है। इट मीन्स इसी सी के वजह से हम लोग ये बोल दिए कि ये जो इंटीग्रेशन आया वो क्या हो जाता है, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, सो वी विल कॉल indefinite integration। क्योंकि सी की वैल्यू डिफिनिट नहीं है। इतनी बात समझ में आई। हमने ये जाना कि जो फंक्शन है ये क्या है, डिफिनिट नहीं है। सॉरी, इसकी जो इंटीग्रेशन होगा fx प्लस सी आएगा, और सी कोई कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू डिफिनिट नहीं है, इनडिफिनिट है। इट मीन्स फिक्स नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो जब इनडिफिनिट है तो इसलिए हम लोग क्या कर लिए, इस फंक्शन के प्रिमिटिव को, इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोल दिए, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। हाँ, अब जब इंटीग्रेशन इनडिफिनिट इंटीग्रेशन आ गया तो तीसरा आ गया, सर आपने तो बोला कि ये सी क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू फिक्स क्यों नहीं है? तो देखिए इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि सी इसका नेम ही होता है, एक आपने देखा होगा, सी क्या है, ऑर्बिटरी कांस्टेंट है। ऑर्बिटरी कांस्टेंट। ऑर्बिटरी कांस्टेंट का मतलब क्या समझ रहे हैं आप? ऑर्बिटरी कांस्टेंट मतलब वो वेरिएबल तो नहीं है, कांस्टेंट है बट हाई वेरिएबल। आपने बोला कि ये क्या मतलब हुआ सर? हाँ, कांस्टेंट भी नहीं है, हाँ, और वेरिएबल भी नहीं है, ये क्या हो गया? सी की वैल्यू फिक्स नहीं है, इसलिए क्या हो गया, वेरिएबल हो गया, लेकिन बोल रहे हैं कांस्टेंट, तो गड़बड़ बात है। तो मतलब कहने का मतलब कि वेरिएबल और कांस्टेंट की जो बीच की जो वैल्यू आती है, मध्यस्थ मान, उसी को क्या बोलते हैं, ऑर्बिटरी कांस्टेंट। ठीक है, मतलब ये कांस्टेंट इसलिए है, और वेरिएबल हम क्यों करें, थोड़ा सा इस पे देखते हैं। ये कांस्टेंट इसलिए है क्योंकि फंक्शन में एक बार अगर इस सी की वैल्यू पुट कर दिए तो सी की वैल्यू हमेशा के लिए फिक्स हो जाती है, अब वो चेंज नहीं होता। अगर आप यहाँ पे सी की वैल्यू अगर 1 कर देते हो तो ये fx प्लस 1 ही होगा, वो चेंज नहीं होता। जबकि वेरिएबल में ऐसा नहीं होता है, एक ही फंक्शन में उसके कई वैल्यू आती हैं। जैसे पॉलिनोमियल में आप लोग देखते हैं, क्वाड्रेटिक हो या क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल आप लोग लेते हो, तो वहाँ पे आप लोग देखते हो कि x की जो वैल्यू आती है 2-2 आ जाती है, 3-3 आ जाती है। एक ही फंक्शन के लिए x की वैल्यू एट अ टाइम क्या आ जाती है, डिफरेंट मिल जाती है। ठीक है, कई वैल्यू मिल जाती हैं। तो इसलिए सी कांस्टेंट है क्योंकि एक बार इसकी जो वैल्यू फिक्स हो जाती है वो चेंज नहीं होता है, और वेरिएबल इसलिए क्योंकि इसकी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कोई भी एक हो सकती है, तो इसलिए इसको हम लोग बोल दिए ऑर्बिटरी कांस्टेंट। आई होप समझ में आया होगा कि ऑर्बिटरी कांस्टेंट क्या है। ऑर्बिटरी कांस्टेंट मीन्स जिसकी वैल्यू एक बार चेंज हो जाए, एक बार पुट हो जाती है तो फिर कभी चेंज नहीं होता है उस फंक्शन के लिए, उस पॉइंट पे। ठीक है, क्लियर है? इसके बाद चौथी हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो है 4 नंबर की इंटीग्रेशन जो है
रिप्रेजेंट किसको करता है? हाँ, जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन है ये रिप्रेजेंट किसको करता है? तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन ऑलवेज जो है वो एक फैमिली ऑफ कर्व को रिप्रेजेंट करता है। फैमिली ऑफ कर्व यानी कि हाँ, फैमिली ऑफ कर्व मतलब कि एक ही कर्व के कई, ठीक है, उसके अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग सेम कर्व मिलते जाते हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एक्सिस के लिए, ठीक है, किसी पर्टिकुलर कर्व का। जैसे फॉर एग्जांपल सर्कल ले लेते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल ले लिए तो ये हो गया, इनका रेडियस सेम हो गया, सेंटर सेम हो गया, तो इस फंक्शन को, इस ग्राफ को हम लोग क्या बोल लेते हैं? फैमिली ऑफ कर्व। ठीक है, बात समझ में आया? फैमिली ऑफ कर्व क्या है? हाँ, तो जो ये इंटीग्रेशन होता है, इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ कर्व। मतलब जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है वो हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? फैमिली ऑफ कर्व को। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि फैमिली ऑफ कर्व, एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है। देखते हैं, साफ करने वाला कहाँ है जी? चाहिए रहा। कैसे रिप्रेजेंट करता है? हम एक एग्जांपल लेकर चलते हैं कि इंटीग्रेशन x dx, ठीक है, इज इक्वल टू क्या होता है इसकी वैल्यू? तो ये तो बेसिक सी ये फार्मूला तो आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, तैयार किए होंगे, तो वहाँ पे इसके बारे में तो जानते होंगे कि इस पे क्या फार्मूला लग जाएगा? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। ये तो हो गया। हाँ, तो ये तो हमने पुट कर दिया ऐसे। अब बात आई कि अगर आपको इंटीग्रेशन x dx को रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे रिप्रेजेंट करोगे? तो आपने ये देखा कि ये जो ग्राफ, ये जो इसकी वैल्यू मिला, आपको अगर इसे रिप्रेजेंट करना है तो ये देख रहे हो कि ये इक्वल है इसके, है ना? तो अगर आप इसको रिप्रेजेंट कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली हो जाएगा। हाँ, तो ये ग्राफ किसका है? तो इसको, ये पैराबोला का है, ठीक है, तो इसका ग्राफ कुछ यूं बन गया, ठीक है, ये बन गया ऐसे। अब यहां पे जो c की वैल्यू आ गई, क्या ले लिया हम लोग? 0 ले लिए है, तो इसलिए यहां से हो गया। अगर c का हम लोग 1 ले लेते, c का 1 ले लेते तो ये एक ऊपर हो जाता, यहां से कुछ चला जाता ऐसे। अगर c का हम -3 ले लेते तो -3 लेते तो यहां से चला जाता ऐसे। अगर c का हम -2 ले लेते तो ये यहां से चला जाता। हाँ, अगर ऐसे ही अगर हम -1 ले लेते, c का -1 वैल्यू पुट कर देते तो ये कुछ यहां से चला जाता। तो c की वैल्यू एक ही फैमिली को, एक ही कर्व के फैमिली को रिप्रेजेंट, सॉरी, ये जो इंटीग्रेशन है ये क्या, किस पे डिपेंड कर रहा है? c की वैल्यू पे। c अगर चेंज हो रहा है तो इसका क्या हो जा रहा है? सेम ग्राफ अलग पॉइंट पे ड्रा हो रहा है। इट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक पूरी फैमिली ऑफ कर्व को। ठीक है, यहाँ पे अगर आप एक पॉइंट ले लें, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक ऐसे कोई पॉइंट ले लें, ऐसे कोई पॉइंट ले लें तो देख रहे हैं कि ये क्या कर रहा है? यहाँ पे x इक्वल टू एक्स नॉट पे कट कर रहा है। तो आप देख रहे हो कि ये लाइन जहाँ जहाँ पर भी कट करेगा, अगर इसका टेंजेंट ऐसे निकाले, टेंजेंट इन सब का, टेंजेंट यानी कि स्पर्शी अगर निकालें
ये क्या करेगा, इन सब की जो वैल्यू है, ये जो जितने भी टेंजेंट आ रहे हैं सब के सब पैरेलल आते हैं, पैरेलल यानी कि समांतर आ रहे हैं। मतलब इस पॉइंट पे इस पूरी फैमिली ऑफ कर्व के जो टेंजेंट होगा उन सब का स्लोप जो आता है वो क्या आता है, कांस्टेंट आता है। ठीक है, उन सब की वैल्यू क्या आती है, फिक्स आती है, कांस्टेंट मिलती है। ठीक है, यहाँ पे जो स्लोप मिला ये क्या आ गया, इस टेंजेंट के लिए भी जो आएगा वही इस टेंजेंट के लिए आएगा वही, इस टेंजेंट के लिए आएगा वही, इस टेंजेंट, यानी कि इन सब की क्या आती है, सेम आती है। ठीक है, मतलब दी टेंजेंट ऑफ द स्लोप ऑफ टेंजेंट्स ऑफ एनी पॉइंट x equal to x naught, any point at any point x equal to x naught of the curve remains same। मतलब इन सब की जो स्लोप आएंगे वो क्या होंगे, इस पूरे टेंजेंट्स की जो भी टेंजेंट्स होंगे उन सब का स्लोप जो आएगा वो क्या आ जाएगा, सेम आ जाता है, अलग अलग नहीं आता है, एक ही मिलता है। इतनी बात समझ में आया? हाँ, एक बार फिर से समझ लो, स्लोप ऑफ टेंजेंट्स at x equal to x naught of the curve family of curve remains constant। इस फैमिली ऑफ कर्व के ये जो स्लोप, ये जो टेंजेंट है, इन सब के जो स्लोप आएंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या मिल जाएंगे, सेम मिल जाएंगे, एक ही होगा और कोई नहीं। ऐसा नहीं है कि इसका जो ये टेंजेंट है इसका स्लोप कुछ और आएगा, इस टेंजेंट का स्लोप कुछ और आएगा, इस टेंजेंट का स्लोप कुछ और आएगा। इन सब का जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। बात समझ में आया? चलिए थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं और तो ये क्लियर हुआ। चलिए इसके आगे बात करते हैं कि सर ये तो बता दिया आपने, सब रिप्रेजेंट ही कर रहा है, तो एक और बात बता दीजिए, क्या चीज़ कि इसका 6 नंबर है कि आपने इंटीग्रेट किया ये कैपिटल एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। तो आपने तो सी के बारे में बता दिया, तो थोड़ा ये भी लगे हाथ बता दीजिए कि ये एफ एक्स और ये एफ एक्स क्या है। तो देखिए इस एफ एक्स को बोलते हैं, इसके जो नेमिंग होता है इसको बोलते हैं इंटीग्रल। क्या होता है इसको क्या बोलेंगे, इंटीग्रल। और इसको क्या बोलते हैं, इंटीग्रेंट क्या बोल लेते हैं, इंटीग्रेंट। और ये क्या हो गया, इंटीग्रल। और तो ये क्या होता है, ये जो साइन है, तो ये इंटीग्रेशन का रिप्रेजेंटेशन है, ये साइन है, साइन ऑफ इंटीग्रेशन। ये बात समझ में आया? ये आ गया साइन ऑफ इंटीग्रेशन, इसको बोल दिया इंटीग्रल, और ये क्या हो गया, इंटीग्रेंट। ठीक है, अब सर तो थोड़ा ये भी बता दीजिए कि हमने फिजिक्स में कुछ यू देखा था ऐसे, तो सर ये क्या है? तो देखिए ये जो आता है ये क्या होता है, इसको बोलते हैं, आप लोग बोलते हैं क्लोज इंटीग्रल, मतलब इंटीग्रेशन ऑफ लूप। ठीक है, लूप मतलब कि जो आप देख रहे हैं उसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, सबका सम, सबको जब एक साथ सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं, तो उसको बोलते हैं, कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर लेते हैं, यानी कि ये हो जाता है इंटीग्रेशन ऑफ लूप। बात समझ में आया? अब सर आपने ये कह दिया कि लूप मतलब सम मतलब क्या चीज़, तो ये क्या होता है कि जो इंटीग्रेशन है ना, ये जो इंटीग्रेशन आ रहा है, इंटीग्रेशन होता क्या है एक्चुअली कि ये सम का ही थोड़ा और बेहतर फॉर्म है। जो क्या बोलते हैं समेशन, आप लोग पढ़े हैं समेशन, उसी समेशन का और थोड़ा बेहतर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो आता है, उसको बोलते हैं इंटीग्रेशन। ठीक है, इट मीन्स इसका काम ही होता है कलेक्ट करना, जोड़ना। ये छोटे छोटे पार्टिकल से सबको क्या कर देता है, जोड़ देता है। ठीक है, इसका काम ही होता है ये। ओके, तो सर लगे हाथ ये भी बता दीजिए कि ये dx क्या है। तो dx मीन्स बाबू ये समझिए कि ये x के रिस्पेक्ट में जो फंक्शन यहाँ पे दिए गए हैं उसको क्या करता है, इंटीग्रेट करते हैं उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में, उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो सर ये जो x आप वेरिएबल लिए हैं, इस पर आपने तो फंक्शन अभी बोला, तो फंक्शन भी हो सकता है, हाँ
dx में ऐसा नहीं है कि केवल x के रिस्पेक्ट में आप क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेट कर सकते हैं। आप जो भी वेरिएबल यहाँ यूज करना चाहे वो कर सकते हैं, dx, dy, dt, वेरिएबल ही नहीं फंक्शन में भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर ये ऐसे हो जाए, सर जो आप एक्स स्क्वायर प्लस 2dx कर रहे हैं, इंटीग्रेट इसको कर रहे हैं, तो आप इसका इंटीग्रेशन आपको मिल जाता है एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। ठीक है सर, एक बात बताइए, सॉरी एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब बाई 3 प्लस 2x प्लस सी। तो ठीक है सर, ये तो आपने बता दिया कि इसका इंटीग्रेशन, अगर ये x ना करके हम इसको कुछ अनदर जो वेरिएबल x है इसके जगह पे, इस x ना करके हम इसके जगह पे कोई फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो यस, ये कुछ ऐसे हो जाए, यानी कि dx स्क्वायर प्लस 1 ये आ गया। तो अभी ये क्या हो गया, इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है। ठीक है, ये dx यहाँ पे ये रिप्रेजेंट करता है, ये एक छोटा सा टुकड़ा है जो इसके रिस्पेक्ट में इसको क्या किया जाता है, इन सबको कई सारे ये छोटे छोटे x जो है इन सबको जोड़ जोड़ करके क्या मिल जा रहा है, हमें पूरा फंक्शन मिल जाता है। ठीक है, तो उसी तरह ये जो है ये किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है उसको ये क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल ही नहीं, वेरिएबल के अलावा हम क्या कर सकते हैं, कोई फंक्शन भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फंक्शन के भी फॉर्म में आ जाता है। जैसे इसी पे क्वेश्चन देता है कि फाइंड प्रिमिटिव ऑफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 dx स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, तो जब आपको इंटीग्रेट करना है तो आप कैसे कर लो, तो आप इसको क्या कर लो कि एक छोटा सा काम कर लो कि इसको टी लेट कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू टी। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू मिल जाता है आपको टी स्क्वायर माइनस 1, सॉरी टी माइनस 1। आप यहाँ पुट करो तो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर के प्लेस पे आ जाएगा टी माइनस 1 प्लस 2 और ये डी, और इसके प्लेस पे आ गया टी, मीन्स इंटीग्रेशन टी प्लस 1 ये हो गया डी टी, जिसमें आप क्या कर सकते हो, अलग अलग सेपरेट कर सकते हो, यानी कि इंटीग्रेशन टी डी टी प्लस इंटीग्रेशन 1 डी टी। तो इसका आ गया टी स्क्वायर बाई 2, ठीक है, प्लस और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा टी। अब आप कह सकते हो सर ये तो 1 है ना, 1 का x होगा कि क्या बोलते हैं t होगा। तो देखिए 1 मतलब यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि ये जो t है बहुत एक छोटा सा क्या है, एक छोटा सा टुकड़ा है जो इंटीग्रेशन में ये क्या है, ये एक छोटा सा पार्ट है इसका, जो डी टी आकर के मिल करके ये इनफाइनाइट तक मिल जाते हैं, तो ये पूरा कंप्लीट क्या बन जाता है, t बन जाता है। तो ये 1 dt है, यानी कि वो किसका इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे 1 dt का मतलब t, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन जो आएगा वो क्या आएगा, t आ जाएगा। अगर यही यहाँ पे 1 dy रह जाता फिर ये क्या आ जाता, y आ जाता। जैसे ये इंटीग्रेशन dt आ गया वैसे ही अगर इंटीग्रेशन dy आ जाता, मतलब ये किसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dy, इसका इंटीग्रेशन y, इसका t, इंटीग्रेशन ये dx हो गया तो ये हो जाएगा x। बात समझ में आया? इट मीन्स जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में यहाँ पे दिया होगा वही वेरिएबल आ जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए, इसका मेन चीज क्या होता है कि थोड़ा फॉर्मूला,
एक फॉर्मूला हम लोग देखेंगे कि फॉर्मूला ये कैसे मिल रहा है, उसके बाद इस पे प्रॉब्लम्स देखेंगे कि कैसे आते हैं, ठीक है। चलिए इसमें एक नोट जान लेते हैं हम लोग, उसके बाद आते हैं लिस्ट ऑफ फॉर्मूला पे। इसमें एक नोट जानते हैं, नोट में क्या हो जाता है कि अगर इंटीग्रेशन एफ एक्स डी एक्स, तो इसमें जो डी एक्स है वो रिप्रेजेंट करता है, डी एक्स रिप्रेजेंट दैट indefinite is happening with respect to x। पहला, अब ये जो dx है ये एक वेरिएबल ही नहीं, एक फंक्शन भी हो सकता है। इट मीन्स इसको हम ये भी कर सकते हैं, इंटीग्रेशन may happen with respect to any function or variable। ठीक है, बात समझ में आया। फॉर एग्जांपल मैंने बताया अभी जस्ट एक एग्जांपल आपको दिया ही कि एग्जांपल में आपका ये x dx तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हो गया, और यही एक्स स्क्वायर प्लस 2 ले लिए और इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 के रिस्पेक्ट में करना है, तो ये फंक्शन में हो गया। ठीक है, ये वेरिएबल में और ये फंक्शन में। अब थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे लिस्ट ऑफ फॉर्मूला। क्या चीज? लिस्ट ऑफ फॉर्मूलाज में आप ये जाने हैं कि इंटीग्रेशन जो होता है एंटी डेरिवेटिव होता है। ठीक है, मीन्स जो डिफरेंशिएशन होता है ठीक उसी का अपोजिट इंटीग्रेशन चलता है। तो इसमें पहला हम लोग ये जान लेंगे, जैसे आप लोग जानते हैं इंटीग्रेशन में आप लोग जानते हैं कि डिफरेंशिएशन में कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स पावर n, तो क्या हो जाता है n x के पावर n माइनस 1। ठीक है, तो इसका अगर डिफरेंशिएशन करना रहता, यानी कि एक बात बताओ, इसका ठीक अपोजिट अगर ये जाए, ये ठीक अपोजिट जाए, मीन्स x पावर n बाई n इज इक्वल टू एक्स पावर n माइनस 1। ये क्या है? ये x पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन है। जब ये डिफरेंशिएशन हुआ तो ये क्या है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या जाएगा, x पावर n में आ जाएगा बाई n। इसका इंटीग्रेशन, इस पोर्शन का इंटीग्रेशन x पावर n और x पावर n का डिफरेंशिएशन n x पावर n माइनस 1। तो आपका ये n माइनस 1 है, तो ये एक एक्स्ट्रा प्लस 1 n बाई n आ गया। तो अगर यही चीज़ ये जो n है इसके प्लेस पे आप n प्लस 1 रख दे तो क्या होगा, यहाँ पे अगर आप पुट n के प्लेस पे क्या n प्लस 1 अगर पुट कर दे यहाँ पर इस n के प्लेस पे क्या चीज़ n प्लस 1, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x के पावर n प्लस 1 माइनस 1 dx
ये कैंसिल, तो क्या मिल जाता है हमें, इंटीग्रेशन x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 और प्लस का c। ठीक है, एक कांस्टेंट ऐड हो जा रहा है। बात समझ में आया? कोई डाउट? तो ये मिल जाता है। आपने डिफरेंशिएशन पढ़ा है ऐसे, इंटीग्रेशन e पावर, डिफरेंशिएशन ऑफ e के पावर x, तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन आपका हो जाता है e पावर x। तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो तो यही ना आएगा, क्योंकि ये तो रिवर्स प्रोसेस है। मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x, तो इधर को क्या मिल जा रहा है, e के पावर x प्लस c, ये आ जाता है। ठीक है, अगर यही डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x है, तो a के पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a के पावर x log बेस e a, हाँ ये मिल जाता है। यानी कि इसका जो इंटीग्रेशन है वो ये होगा ना, इसका जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये आएगा। तो जब इसको इंटीग्रेट करें तो इसका इधर को आ गया, डेट इम्प्लाइज इंटीग्रेशन a पावर x, इधर को आ गया log ये a पावर x बाई log बेस ई a प्लस c, हाँ ये मिल जाता है। अब ये कैसे, तो ये बताओ, यहाँ पे जो आया, यहाँ पे ये वाला पोर्शन मिला है, डिफरेंशिएशन ऑफ a के पावर x इज इक्वल टू a पावर x log बेस ई a, यानी कि इसका ये इंटीग्रेशन ये है, तो आप इसको इंटीग्रेट करें a पावर x log बेस ई a dx, तो ये आपको मिल जाता है क्या चीज, आपको मिल जाएगा a पावर x प्लस c, मिल जाता है ना, ये आ जाएगा। अब ये तो कांस्टेंट है, ये जब बाहर आया log बेस ई a इंटीग्रेशन a पावर x dx, तो ये कितना हो जाएगा, ये a पावर x प्लस c, और यही इधर को आ गया तो इंटीग्रेशन a पावर x dx इज इक्वल टू a पावर x बाई log बेस ई a प्लस c, ये मिल गया। ठीक है, ये आ जाता है। कोई डाउट है? नहीं। चलिए, आप ये भी जानते हो कि आपका जो डिफरेंशिएशन log x का होता है, log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो 1/x होता है। तो 1/x को अगर इंटीग्रेट करें तो हमें क्या मिल जाएगा, log x आ जाएगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन 1/x है और इंटीग्रेशन होता क्या है, तो एंटी डेरिवेटिव, इसी के अपोजिट, यानी कि इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिलेगा log x, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ 1/x dx इज इक्वल टू log x। ठीक है, और यहाँ के लिए याद रखिएगा कि यहाँ पे वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1, यहाँ के लिए n की वैल्यू -1 नहीं हो सकती है, -1 को छोड़ करके सब कुछ हो सकता है, बस -1 नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। इसके बाद आपने ये देखा कि ये क्या बोलते हैं, ये अगर sin x को डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएशन ऑफ sin x, तो इसका डिफ्रेंशिएशन होता है cos x, यानी कि cos x को अगर हम इंटीग्रेट कर देते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, sin x मिल जाएगा ना। तो ये कितना हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस c। ठीक है, क्योंकि sin x के प्लेस में हम क्या पुट करते हैं, sin x प्लस c भी, कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है ऑलवेज 0 आ जाता है। हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, ये डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस c का cos x। ठीक है, क्योंकि ये c यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया,
ठीक है, एनी डाउट? चलिए ये हो गया, थोड़ा इसे साफ करते हैं। तो समझ में आ रहा है ना कि कैसे ये टूट रहा है, इंटीग्रेट हो रहा है। तो वही चीज़ आइए देखते हैं यहाँ से, इसको थोड़ा एक अच्छे से लिख लेते हैं। इंटीग्रेशन x पावर n dx, यहाँ से जो डिफ्रेंसिएशन होता है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ x पावर n तो हो जाता है n x पावर n माइनस 1। तो इसी का जो इंटीग्रेशन होता है x पावर n का, वो आ जाता है x पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस c, वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। ठीक है, और ये फॉलो करता है लीनियर के लिए भी। ये किसके लिए फॉलो करता है? लीनियर के लिए भी। वो अगले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड्स पे सीखेंगे कि कैसे वो आता है, तो वहाँ पे जानेंगे। अभी यहाँ के लिए आप लोग तैयार कर लीजिएगा कि अगर हम इंटीग्रेट कर दें ऐसे भी, इंटीग्रेशन x पावर ax प्लस b पावर n dx, तो इसका हो जाता है ax प्लस b पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अब ये n प्लस 1 के साथ इंटू में आ जाता है x का कोफिशिएंट, यानी कि ये ऑलवेज n का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट प्लस c। और यहाँ पर भी जो n है, n इज नॉट इक्वल टू -1। n की वैल्यू क्या होगी? -1 नहीं होगी। क्लियर? अब डिफ्रेंसिएशन ऑफ, अगर हमें मिल जाता है ये e के पावर x, तो इसका हो जाता है क्या चीज? e के पावर x ही। और इसका अगर इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिल जाएगा? e के पावर x, यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ e के पावर x इज इक्वल टू e पावर x प्लस c। और इसके लिए भी अगर लिनियर आ गया तो ये क्या हो जाता है? इंटीग्रेशन e पावर ax प्लस b dx, तो इसका हो जाएगा e पावर ax प्लस b बाई x का कोफिशिएंट, इट मीन्स a प्लस c। ठीक है, अब यहाँ को डिफ्रेंसिएशन ऑफ a पावर x dx, a पावर x आ गया तो इसका होता है a पावर x log बेस e a, तो इसका हो जाएगा इंटीग्रेशन a पावर x dx इज इक्वल टू, तो a पावर x बाई log बेस e a प्लस c। और इसका जो आ जाएगा इंटीग्रेशन, वो क्या आ गया? यहाँ पे लीनियर के लिए भी इसका a के पावर px प्लस q dx इज इक्वल टू a के पावर px प्लस q बाई p इंटू लॉग बेस e a प्लस c, ये आ जाता है। या फिर इसी को, इसको ऊपर लेकर के कुछ ऐसे आ जाता है, या फिर ये आ जाता है a के पावर px प्लस q इंटू ये कुछ 1 बाई p a के पावर px प्लस q इंटू लॉग a e प्लस c। ठीक है, ऐसे आ जाता है। अगर यही चीज डिफ्रेंसिएशन ऑफ log x है, तो log x का अभी हम लोगों ने सीखा 1 बाई एक्स, तो यहाँ से इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स क्या हो जाएगा? तो log x प्लस सी। अगर लिनियर भी हो तो इंटीग्रेशन ये हो जाता है 1 बाई ए एक्स प्लस बी डी एक्स का log ए एक्स प्लस
बी और x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर दो प्लस सी। ठीक है, बात समझ में आया? अब क्या हो गया, डिफ्रेंसिएशन ऑफ, अगर ये साइन एक्स आ गया तो साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कॉस एक्स होता है, तो यानी कि कॉस एक्स का जो इंटीग्रेशन होगा वो क्या आ जाएगा, साइन एक्स प्लस सी, और इसी का लिनियर फॉर्म इंटीग्रेशन साइन कॉस ए एक्स प्लस बी का जो है वो क्या आ जाएगा, 1/a साइन ए एक्स प्लस बी, ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अगर यही डिफ्रेंसिएशन कॉस ए एक्स प्लस, ये कॉस एक्स का जो डिफ्रेंसिएशन होता है वो माइनस साइन एक्स हो जाता है, और अगर हम साइन कॉस एक्स को या साइन एक्स को इंटीग्रेट करें यानी कि साइन एक्स डी एक्स हो जाए तो इसका जो इंटीग्रेशन आता है ये क्या आता है, माइनस कॉस एक्स प्लस सी, या इसी को हम लोग अगर लिनियर फॉर्म में देखते हैं तो ये आ जाता है साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/a कॉस ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही अगर डिफ्रेंसिएशन ऑफ, ये आप जानते हो 10x, ये 10 क्या चीज सेक स्क्वायर एक्स, तो इसका हो जाता है 10x, मतलब कि अगर आप 10x को इंटीग्रेट कर दोगे तो क्या मिल जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये सेक स्क्वायर एक्स का डिफ्रेंसिएशन 10x हो गया है, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 10x, तो 10x का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, 10x का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स, मीन्स जब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 10x प्लस सी। ठीक है, और इसका लिनियर में जब आते हैं तो ये कुछ यूँ बन जाता है, क्या चीज़, ये हो जाता है सेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू 1/a 10ax प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कोई डाउट? अगर यही डिफ्रेंसिएशन ऑफ, अगर ये मिल गया ये कॉट एक्स, तो कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है, यानी कि जब इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, तो हमको मिल जाता है माइनस कॉट एक्स प्लस सी। और इसी को लिनियर में जब आते हैं तो ये कुछ यूँ बन जाता है, कोसेक स्क्वायर ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/a कॉट ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, कोई डाउट? चलिए इसे नोट कर लीजिए तो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें यही अगर कोसेक कहा जाता है, ये सेक कहा जाता है, सेक डिफ्रेंसिएशन ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का आप जानते हो सेक एक्स इंटू 10x, मतलब अगर आप 10x सेक एक्स इंटू 10x को अगर इंटीग्रेट कर लो, सेक एक्स इंटू 10x को, तो आपको क्या मिल जाना है, सेक एक्स प्लस सी, और लिनियर फॉर्म में ये क्या आ जाएगा,
कि अगर आपका ये सेक ए एक्स प्लस बी इंटू 10 ए एक्स प्लस बी हो जाए तो इसका आ जाता है डी एक्स इज इक्वल टू ये सेक 1/a सेक ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ये अगर आ जाए डिफ्रेंसिएशन ऑफ कोसेक एक्स, तो इसका जो डिफ्रेंसिएशन होता है कोसेक एक्स का तो जाता है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। यानी कि जब हम लोग कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो वो मिल जाता है माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, या फिर अगर लिनियर में आए तो ये कोसेक ए एक्स प्लस बी इंटू कॉट ए एक्स प्लस बी डी एक्स में आ जाता है आपका -1/a कोसेक ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये फंडामेंटल फार्मूलाज है। आपको क्या करना है, ये तैयार करने हैं फंडामेंटल फार्मूलाज। ठीक है, ऐसे बहुत सारे अभी फार्मूला है जिसे हमें तैयार भी करना है, लेकिन अभी आप क्या कीजिए, इस फंडामेंटल फार्मूले को तैयार कीजिए। चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं अब कि इन पे प्रॉब्लम्स जो है वो कैसे आते हैं और कैसे सॉल्व करते हैं। एक अगर हम ये क्वेश्चन ले लिए, इंटीग्रेशन x पावर 9 dx, तो सिंपल अभी मैंने बताया, क्या लगा लो, अभी फार्मूला एक बताया था, इंटीग्रेशन x पावर n dx इज इक्वल टू x पावर n प्लस 1/n प्लस 1 प्लस सी। ये चीज यहाँ अप्लाई होगा। अब यहाँ n के जगह पे है क्या, तो n के प्लेस पे आ गया है 9। ठीक है, यानी कि x के पावर 9 प्लस 1/9 प्लस 1 प्लस सी, यानी कि x के पावर 10/10 प्लस सी। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, अगर आपको क्वेश्चन दे दे इंटीग्रेशन e के पावर log रूट एक्स डी एक्स, मीन्स आपको इंटीग्रेट क्या करना होगा, इस पोर्शन को, इस फंक्शन को। इट मीन्स इंटीग्रेशन रूट एक्स डी एक्स। अब रूट एक्स का आप जानते हो क्या हो जाता है, x का पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस सी, यानी कि x का पावर 3/2 प्लस सी। इट मीन्स 2/3 x का पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, और ये किसका है, ये एक फॉर्मूला है कि क्या चीज़ का, log e के पावर log x इज इक्वल टू एक्स। मैं इसी पे इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया है। ठीक है, एक और सिंपल क्वेश्चन देखते हैं कि अगर हमें ये मिल जाए इंटीग्रेशन a के पावर x इंटू बी पे के पावर x डी एक्स, तो इसे कैसे इंटीग्रेट करोगे। तो क्या कर लो, ये एक्सपोनेंट पावर रूल पढ़े हो ना, ये ए बी होल पावर एक्स डी एक्स और ए पावर एक्स वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो। क्या पढ़े हो, ए पावर एक्स, इट मीन्स ए के पावर ए इंटू बी पावर एक्स बाई लॉग
बेस ई ए यानी कि ए बी प्लस सी। ठीक है, तो ये मिल जाता है। या फिर इसको हम लोग ऐसे log a पावर x b पावर x बाई log बेस ई ए प्लस log बेस ई बी प्लस सी। ठीक है, ये हो जाता है। ये log m इंटू एन का फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो गया है। log m इंटू एन क्या होता है? log m प्लस log n। ठीक है, ये आ जाता है। अगर यही चीज इसके अलावा ये हो जाए इंटीग्रेशन 2 के पावर x प्लस 5 पावर x बाई 2 पावर x इंटू 5 पावर x dx, तो इनको भी कुछ ऐसे ही सॉल्व करना है। कैसे? तो इसको सेपरेट कर लीजिए। 2 पावर x बाई 2 पावर x इंटू 5 पावर x प्लस 5 पावर x बाई 2 पावर x इंटू 5 पावर x, ये हो गया dx। ये कैंसिल, इसमें ये कैंसिल, यानी कि 1 बाई 5 पावर x dx प्लस 1 बाई 2 पावर x dx, या हम लोग क्यों इसको कुछ u बोल लेते हैं, इंटीग्रेशन 5 पावर माइनस x dx प्लस 2 पावर माइनस x dx। हाँ, इसको क्या कर लेंगे अब आप इंटीग्रेट कर लेंगे। क्लियर? चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं कैसे हो रहा है। यही चीज हमारा अगर लीनियर फॉर्म में अगर हो और उनको हमें इंटीग्रेट करना हो तो कैसे करेंगे? मतलब कि क्वेश्चन कुछ यू दे दे, इंटीग्रेशन रूट ओवर 2x प्लस 3 dx, तो क्या करेंगे? तो फिर भी इसको भी इसी फॉर्मूले पे रखेंगे, x पावर n पे ही। अब बाई में क्या हो जाएगा? x का कोफिशिएंट, जो x का कोफिशिएंट है, जो x के साथ है। ठीक है, देखिए ये क्या हो जाएगा? इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 होल पावर 1 बाई 2 dx इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपका 2x प्लस 3 होल पावर 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c, यानी कि 2x प्लस 3 होल पावर 3 बाई 2 बाई 3 बाई 2। एक और बात, यहाँ पे देखिए ये लीनियर है, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट यानी कि 2 से क्या हो जाएगा? इसमें डिवाइड, यानी कि 2, यहाँ पे ये 2 कैंसिल, तो आ गया 2x प्लस 3 होल पावर 3 बाई 2 बाई 3 प्लस c। ठीक है, समझ में आया? एक क्वेश्चन और देखते हैं कि e के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही अगर कुछ ऐसे दे दे कि इंटीग्रेशन e के पावर 5x प्लस e के पावर 3x बाई e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dx, तो आप कैसे सॉल्व करोगे? यहाँ पे तो ना तो केवल x में ही है और ना ही लीनियर में ही है, दोनों में आ गए यहाँ पे। तो आप क्या करो कि दो इसके मेथड है। पहला कि आप क्या कर लो कि ऊपर से x पावर 4 कॉमन कर लो, अगर सॉरी e पावर 4x कॉमन कर लो। अगर ऊपर से कॉमन करते हो तो ये हो गया e पावर x प्लस 1 बाई e के पावर x, और नीचे आ जाता है e के पावर x प्लस 1 बाई e के पावर x।
dx, तो ये कैंसिल हो गया तो मिल जाता है e के पावर 4x dx, और e के पावर x का क्या था, e के पावर x बाई 4 प्लस c। ठीक है, एक तो आप ऐसे सॉल्व कर लिए। दूसरा आप क्या कर सकते हो कि इसको जो है ये e के पावर 5x प्लस e के पावर 3x बाई e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x dx है। आप क्या ऐसे भी कर सकते हो कि यहाँ से e के पावर माइनस x जो है एक काम करो कि इसमें ये हो जाएगा e के पावर 5x प्लस e के पावर 3x, ये e के पावर x प्लस 1 बाई e के पावर x, और एलसीएम ले लो। तो जब आप एलसीएम लेते हो इसका तो e के पावर यहाँ से 3x ऊपर कॉमन कर लो तो e के पावर 2x प्लस 1, और नीचे हो जाएगा e के पावर 2x प्लस 1 बाई e के पावर x, ये कैंसिल हो गया और ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर को आ जाएगा। तो e के पावर x इंटू e के पावर 3x dx, तो ये हो जाएगा e के पावर 4x dx। अब फिर से आपको ये वाला मिल गया, तो इसका क्या हो जाएगा, e के पावर 4x बाई 4 प्लस c। ठीक है, बात समझ में आया? तो कुछ ऐसे ही सॉल्व हो जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। जैसे अगर क्वेश्चन आ गया हमें इंटीग्रेशन x बाई ए प्लस बी एक्स डी एक्स, फिर क्या करोगे अगर ऐसे मिल गया तो आप क्या करो कि पहले तो x का कोफिशिएंट देखो क्या है, bx है, तो ऊपर और नीचे इसमें b से मल्टीप्लाई कर लो bx बाई ए प्लस बी एक्स डी एक्स। अब आप क्या करो कि a को ऐड कर दो 1 बाई बी, और ये क्या हो गया, बी एक्स प्लस ए माइनस ए बाई बी एक्स प्लस ए, ये क्या हो गया, डी एक्स। ठीक है, 1 बाई बी, अब सेपरेट कर लो फंक्शन को, ये हो गया बी एक्स प्लस ए बाई बी एक्स प्लस ए डी एक्स माइनस ए बाई बी एक्स प्लस ए डी एक्स। यहाँ को आ गया 1 बाई बी, और ये कैंसिल हो गया तो आ गया 1 डी एक्स, और यहाँ अगर ये बाहर आ गया तो इंटीग्रेशन 1 अपान बी एक्स प्लस ए डी एक्स। 1 बाई बी, इस 1 का हो जाएगा x माइनस बी, ये a बाई ये क्या हो जाएगा, a बाई बी लॉग बी एक्स प्लस ए प्लस सी। क्या फॉर्मूला अप्लाई किए हो, अप्लाई किए हो इंटीग्रेशन 1 बाई ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू लॉग ए एक्स प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बात समझ में आया? तो प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे सॉल्व होंगे। अब अगले में हम जानेंगे अगले मेथड और इसके कुछ और स्पेशल प्रॉब्लम्स के बारे में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।